4 मंजिल का झूठ। आज बात करेंगे एक ऐसी हाउसिंग स्कैंडल के बारे में जिसने हरियाणा के रियल एस्टेट को, बिल्डर को, बायर को हिला दिया है। जरा सोचिए, आपने 80 लाख रुपए लगाए, लोन लिया, ईएमआई बांधी, बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया, एक नई बिल्डिंग में एक फ्लोर बुक किया, सरकारी पॉलिसी के भरोसे, बिल्डर के वादे के भरोसे। फिर एक सुबह हाईकोर्ट ने कह दिया जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हारी बिल्डिंग बनी है वो पॉलिसी गलत है, होनी ही नहीं चाहिए थी। ये हरियाणा के स्टिल+4 की कहानी है। एक ऐसी सरकार की कहानी है जिसने पॉलिटिक्स को प्लानिंग से बड़ा समझा, रेवेन्यू को पब्लिक सेफ्टी के ऊपर रखा, और जो बिल आया वो भरा उसने जिसका इसमें कोई कसूर ही नहीं है। ये स्टिल+4 की पॉलिसी आखिर है क्या? तो शुरुआत बेहद सीधी सादी है। 2017 में हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत एक नई पॉलिसी लाई गई। स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर 4 रेजिडेंशियल फ्लोर्स बनाने की इजाजत थी। इसे S+4 पॉलिसी भी कहा जाने लगा। लॉजिक था, शहर बढ़ रहे हैं, जमीन कम है, ऊपर की तरफ बनाओ, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करो। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। ये लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की डिमांड अचानक बढ़ गई। प्लॉट ओनर्स खुद ही बिल्डर बन गए। एनसीआर में बात करें तो इंडिपेंडेंट फ्लोर प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में 42% तक का इजाफा देखने को मिला। देखने में ये विन विन लग रहा था, लेकिन किसी ने रोड से नहीं पूछा, ना पूछा गया सिवेज पाइप से, ना ड्रेनेज चैनल्स की किसी ने परवाह करी जो पहले से ही बंद थे। इस पर पहला बैन लगा फरवरी 2023 में। जो होना था वो हुआ। रेसिडेंट्स ने शिकायत करी इन 4 मंजिला इमारतों की। इमारतों ने वाटर और सिवेज सिस्टम्स पर जो बोझ डाला वो उनकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा था। पड़ोसी घरों को नुकसान हो रहा था, गलियां ट्रैफिक से जाम हो रही थी। 23 फरवरी 2023 को S+4 बिल्डिंग्स के अप्रूवल पर रोक लग गई। लाइसेंस्ड कॉलोनीज के रेसिडेंट्स ने 4थी मंजिल पर बैन की मांग करी। उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कमजोर है, दबा हुआ है, वो और बोझ नहीं ले सकता। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट की सिफारिश भी हुई। सरकार ने कहा हम सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। अब नंबर्स देखते हैं और समझते हैं कि नुकसान कितना गहरा है। 2023 के बैन से पहले जो कुछ हो चुका था उसका स्केल देखिए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे हरियाणा में 24,664 बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव हो चुके थे। 11,434 ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स जारी हो चुके थे। इसमें HSVP सेक्टर्स के 12,057 लाइसेंस्ड एरियाज के 12,595 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज के 2,426 बिल्डिंग प्लान शामिल थे। पूरे राज्य में लगभग 5,38,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिनमें से करीब 2,64,000 HSVP ने डेवलप किए। बाकी प्राइवेट डेवलपर्स ने 24,000 बिल्डिंग प्लान्स, 11,000 के लगभग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स और एक पॉलिसी, जिसे अब हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से गलत बता दिया है। जरा इसका हिसाब लगाइए, जरा महसूस कीजिए कि कैसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं है वो इसका हिस्सा बन गए और अब नुकसान उठा रहे हैं। इसके आगे की कहानी अभी बाकी है। 2023 के बैन के बाद पॉलिसी की वापसी हुई। जी हाँ, दोबारा वापसी हुई 2024 के जुलाई में, और ये है उससे भी बड़ा स्कैंडल। 2 जुलाई 2024 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर जारी किया। S+4 फ्लोर्स को फिर से अलाउ किया गया। पहले की S+3 की लिमिट हटाकर S+4 कर दी गई। यहाँ तक कि जिन बिल्डिंग के प्लान्स अप्रूव नहीं हुए थे उनके लिए भी एक कॉम्पोजिशन मैकेनिज्म लाया गया। वो एक्सपर्ट कमेटी जो 2023 के बैन के बाद बनाई गई थी, उसने साफ कहा था पहले हर ब्लॉक, सेक्टर, एरिया या कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑडिट करो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बने, तब S+4 पॉलिसी लागू करो। सरकार ने उस रिपोर्ट को ड्रॉयर में बंद कर दिया और इलेक्शन से ठीक 3 महीने पहले इस नई पॉलिसी को वो वापस लेकर आए। यही कहानी है और इतनी सी ही कहानी है। सो बेसिकली चुनाव आने वाले थे। सरकार ने हाउसिंग पॉलिसी को जिंदा किया, बिना सेफ्टी ऑडिट के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू के, बिना SOP के।
सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए, सरकार ने वोट बनाए। इस अध्याय में अगली कड़ी जुड़ती है जब कोर्ट का आदेश आता है 2 अप्रैल 2026 को। कोर्ट ने आखिरकार वही कहा जो कहा जाना चाहिए था। 2 अप्रैल 2026 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वह कहा जो जरूरी था। चीफ जस्टिस शीतल नागो एंड जस्टिस संजीव बेरी के डिसीजन बेंच ने पूरी पॉलिसी पर स्टे लगा दी। कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार ने महज रेवेन्यू कमाने के लिए आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया है। कोर्ट ने और भी कहा गुरुग्राम की इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पहले से स्ट्रेन्ड हैं। ट्रैफिक कंजेशन, ओवरक्राउडेड रोड्स और लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग आम हो चुकी है। कोर्ट ने एक इंस्पेक्शन कमीशन भेजी थी, वो वापस आई फोटोग्राफ्स लेकर। सेक्टर 28 DLF फेज 1 गुरुग्राम की अंदरूनी गलियां मात्र 12 से 15 फीट चौड़ी पाई गई। 12 फीट 2 मोटरसाइकिल मुश्किल से निकल सकती हैं और सरकार उसी गली के दोनों तरफ 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी करना चाहती है। कोर्ट ने कहा सरकार ने गुरुग्राम के नागरिकों को क्लीन और हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट देने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी त्याग दिया है। एक हाई कोर्ट ने किसी राज्य सरकार के लिए त्याग जितना बड़ा शब्द इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान किसका हुआ है, खून किसका बहता है। तो सबसे पहले बिल्डर का। बिल्डर ने प्रीमियम प्राइसेस पे जमीनें खरीदी, प्रीमियम प्रॉपर्टीज खरीदी। गुरुग्राम में जहां प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर्टी प्राइसेस एक साल में 53 गुना बढ़ चुकी थी, सेविल्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल S+4 के अप्रूवल के बेसिस पे बनाया। जिन बिल्डर्स ने S+4 की बिल्डिंग बनाने के कैलकुलेशन से जमीनें खरीदी थी वो अब लॉस में है। अगर जमीन पे कैलकुलेशन S+4 की बिल्डिंग के हिसाब से हुआ था तो S+3 अगर उस पे बनने की अप्रूवल मिलती है तो डेफिनेटली उनका प्रोजेक्ट कैलकुलेशन बिगड़ चुका है, वो लॉस में पहुंच चुके हैं। जिन प्रोजेक्ट्स के निर्माण बीच में अटके हैं उनकी एक अलग कहानी है। वो प्रोजेक्ट्स बीच में लटक चुके हैं, लेबर्स साइट छोड़ के घर जा चुके हैं, बैंक का इंटरेस्ट हर महीने बढ़ रहा है, नए मैप्स अप्रूव नहीं हो रहे हैं और जिस सरकार ने इस पूरे बिजनेस मॉडल को अपनाया था, बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करने का भरोसा दिया था, अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो बायर्स का है। जिन परिवारों ने गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद में बिल्डर फ्लोर्स बुक किए हैं उनका है। कुछ ने अप्रूव्ड बिल्डिंग्स में, कुछ ने ऐसे बिल्डिंग्स में जहां चौथी मंजिल बन चुकी थी और पेपर वर्क बाद में मिलेगा वाला वादा था। DTCP ने काफी देरी के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स को प्रोसेस करना शुरू किया था। लगभग 50 एप्लीकेशंस आई थी, 25 को OC मिल गई, बाकियों को फीस के लिए डिमांड नोटिस भेजे गए। सोचिए उन परिवारों का क्या जिन्होंने 4th फ्लोर की 100% पेमेंट कर दी है और उनके पास कोई लीगली वैलिड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उनका क्या। सोचिए वो परिवार जिसने 4th फ्लोर में घर खरीदा था, वो शिफ्ट हो चुके हैं, बच्चे का स्कूल तय हो चुका है, एडमिशन हो चुकी है, बैंक से लोन डिसबर्स हो गया है, उनका क्या। S+4 अब वायबल नहीं रहा। बायर्स को दूसरे प्रॉपर्टी टाइप्स देखने होंगे अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो। जिन इन्वेस्टर्स ने S+4 के भरोसे प्रॉपर्टी खरीदी थी उनके रिटर्न्स में गिरावट आ सकती है। गिरावट आ सकती है, ये बहुत पॉलिश्ड भाषा है। असलियत ये है कि उनका पैसा अब वापस नहीं आएगा। अब वो बात जो हर एक टैक्स पेयर, हर एक बायर और हर ऑनेस्ट बिल्डर को गुस्सा दिलाती है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन चार्जेस के नाम पर 1178 करोड़ का एक फंड इकट्ठा किया था। यह पैसा स्पेसिफिकली इसलिए लिया गया था ताकि संबंधित सेक्टर्स और कॉलोनी में तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सके। 1178 करोड़ रुपए, ये रुपए बिल्डर्स से लिए, प्लॉट ओनर्स से लिए और बायर्स से लिए। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, खासकर ड्रेनेज की बात करें, सिवेज की बात करें, रोड्स की बात करें, इनको ठीक करने, इनकी हालत को सुधारने के नाम पे इन पैसों का कलेक्शन हुआ था, जिसे हाईकोर्ट ने बताया कि ये काम कभी हुए ही नहीं। तो पैसा कहाँ गया? कोर्ट ने DLF फेज 1 की हालत देखी, रोड्स केवल 12 फीट चौड़े, कोई तुक नहीं बनता। आखिर में असली पीड़ित कौन है? यही है सबसे बड़ा झटका।
सरकार ने रेवेन्यू कमाया, बिल्डर ने मार्जिन बनाया, रियल्टर्स ने ब्रोकरेज ली, डीटीसीपी ने अप्रूवल फीस, पेनल्टी फीस, कॉम्पोजिशन फीस सब कुछ वसूला, 1178 करोड़ का फंड बना लिया। और बायर, वो मिडिल क्लास आदमी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक घर खरीदा था, उसे अपना घर बनाया था, वो आज बिना लीगली वैलिड रूफ के ही रह गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रोकी, उन्होंने आईना दिखाया, एक ऐसी सरकार को जो इलेक्शन साइकिल के हिसाब से पॉलिसीज लाती है, जो ड्रेनेज कैलेंडर की जगह इलेक्शन कैलेंडर देखती है। एक पीआईएल लगी, सालों की लिटिगेशन हुई, कोर्ट ऑर्डर्ड फिजिकल इंस्पेक्शन हुई, 12 फीट चौड़ी गलियों के फोटोग्राफ्स आए, कोर्ट में आए, तब जाकर सरकार को अपनी ही एक्सपर्ट कमेटी की वो रिपोर्ट माननी पड़ी जो उसने लिखित में दी थी कि आप एक ऐसे शहर में फ्लोर्स नहीं जोड़ सकते जिसकी नींव पहले से ही दरक चुकी हो। स्टिल प्लस 4th फ्लोर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, फाइनल हियरिंग अभी बाकी है, पॉलिसी का फेट सील होना अभी बाकी है। असली सवाल यह नहीं है कि S+4 कोर्ट में जीतेगी या नहीं जीतेगी, असली सवाल यह है कि कौन जाएगा उन 24,000 अप्रूव्ड बिल्डिंग्स तक, कौन जाएगा उन 11,000 ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होल्डर्स तक, वो बायर्स जो अब लिम्बो में हैं, उन्हें आखिर जाकर कौन बताएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक एकमात्र ईमानदार जवाब केवल खामोशी है।